नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रणाम देवभूमि। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का विशेष कार्यक्रम आपको बता दें। 10 बजे 60 मोबाइल पशु चिकित्सालय का करेंगे लोकार्पण, जहां 10:55 पर डोईवाला में हमारे मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। 12 बजे सीएम धामी मंत्रिमंडल की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। तो देखिए, ये मुख्य और बड़े कार्यक्रम है सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज, जहां 10 बजे से ही ये कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। 12 बजे सीएम धामी मंत्रिमंडल की बैठक में भी हिस्सा लेंगे और इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। फिलहाल जो विशेष कार्यक्रम है वो आपको बता दें 10 बजे से ही शुरू होगा, जहां 60 मोबाइल पशु चिकित्सालय का लोकार्पण करेंगे। अपडेट देते हैं, हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए। सुदीप, क्या जानकारी सीएम धामी के आज क्या कुछ बड़े कार्यक्रम? आज सबसे पहले तो वो पशुपालन विभाग के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जहां पशुपालकों के लिए कई स्कीम राज्य व केंद्र सरकार के सहयोग से जारी होंगी और केंद्रीय मंत्री भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने देहरादून आ रहे हैं। दूसरा, फिर मुख्यमंत्री डोईवाला पहुंचेंगे, जहां हमारे मुख्यमंत्री एक आयोजन रखा गया है जिसमें वो भाग लेंगे। मुख्यमंत्री करीब 12 बजे आज देहरादून पहुंच रहे हैं डोईवाला से वापस, जिसमें मुख्यमंत्री कैबिनेट बैठक में शिरकत करेंगे। कैबिनेट बैठक का आयोजन जो रखा गया है 12 बजे से सचिवालय में कैबिनेट बैठक है और आज की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर राज्य सरकार निर्णय लेने जा रही है। इसमें सबसे पहले जो निर्णय है वो राज्य की महिला कर्मचारियों के नौकरियों में आरक्षण का मामला है, नर्सिंग कॉलेज में नियमावली का मामला है और महिला आरक्षण के साथ साथ आज आंदोलनकारियों के चक्रानुक्रम व आरक्षण को लेकर भी राज्य सरकार निर्णय कर सकती है। जो 29 तारीख से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, इसमें राज्य सरकार लेखानुदान बजट लेकर आ रही है, उस बजट पर भी चर्चा हो सकती है। तो आज के दिन खासा महत्वपूर्ण है और कैबिनेट में भी कई महत्वपूर्ण विषयों पर सरकार निर्णय लेगी। बिल्कुल, करीब कितने अहम प्रस्ताव रहेंगे सुदीप इस दौरान जिन पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि महत्वपूर्ण है सत्र से पहले भी? जी देखिए, आज कैबिनेट बैठक में करीब 2 दर्जन के करीब प्रस्ताव हो सकते हैं, पर महत्वपूर्ण वही चीजें हैं और इसमें एक और महत्वपूर्ण बिल आ रहा है। नकल रोधी बिल राज्य सरकार लेकर आ रही है, जो कैबिनेट से डिस्कस होने के बाद सदन में पेश किया जाएगा। दरअसल राज्य सरकार जो यूकेएसएससी पेपर लीक और ये सारे विवादों को देखते हुए एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहती है ताकि सख्त कार्रवाई हो। अभी तक जो नकलची है वो बहुत सामान्य धाराओं में गिरफ्तार तो होते हैं पर बहुत जल्दी छूट जाते हैं, पर नए कानून में व्यवस्था ऐसी होगी कि उनको कम से कम 10 साल की कारावास, संपत्ति जब्त और बड़ा जुर्माना, तो इस तरीके के कई सख्त प्रावधान इस कानून में किए गए हैं जो राज्य सरकार आज कैबिनेट में डिस्कस करके ला रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुदीप जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में दिव्य प्रेम सेवा मिशन के डिवाइन कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस के उद्घाटन कार्यक्रम में भी शिरकत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, योग गुरु बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, हरिद्वार विधायक मदन कौशिक, रानीपुर विधायक आदेश चौहान, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी समारोह में मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस कॉलेज के बनने से छात्रों को काफी सुविधा मिलेगी। दिव्य सेवा मिशन सेवा के काफी कार्य करता है और ऐसे में धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड की सड़कों पर काफी कार्य करना अभी जरूरी है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो भी सड़कें खराब है उसको हमारे द्वारा सही किया जा रहा है। अगर किसी को भी कुछ बोलना है तो वह हमें सीधा बोल सकता है, हमारे द्वारा तुरंत कार्य कराया जाएगा। पर नर्सिंग और पैरामेडिकल का एक कॉलेज खुलने से यहाँ से जो हमारे प्रशिक्षित होकर बहुत सारे पैरामेडिकल और नर्सिंग के जो छात्र हैं वो निकलेंगे और जो हमारे यहाँ पर बहुत सारे सेवा के कार्य चलते हैं, सरकारी काम चलते हैं, उन सभी में एक बड़ा योगदान इस कॉलेज के खुलने से होगा। मैं इसके उत्तरोत्तर प्रगति की कामना करता हूँ। यहाँ पर नर्सिंग और पैरामेडिकल का एक कॉलेज खुलने से यहाँ से जो हमारे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे नर्सिंग कॉलेज हो, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, सरकार की तरफ से पूर्ण सहयोग रहता है। और मैं आशीष भैया को, दिव्य सेवा प्रेम मिशन के संस्थापक आशीष जी को अपनी ओर से बधाई दे रहा हूं कि वो बहुत अच्छा नर्सिंग कॉलेज बना रहे हैं और सरकार की तरफ से जो भी दे उनको सहयोग होगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से जनजातीय समुदाय की शोभा यात्रा का फ्लैग ऑफ किया, जहां भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर उत्तराखंड राज्य की जनजातियों के लोगों ने शोभा यात्रा निकाली और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा जी के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को याद करते हुए उन्हें नमन किया तथा सभी को जनजातीय गौरव दिवस पर बधाई दी। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान, जनजातीय विभाग के निदेशक संजय तौलिया भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में फिक्की फोरम ऑफ पार्लियामेंटेरियंस द्वारा जापानी दूतावास के सहयोग से आयोजित संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर राज्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर और जापान उत्तराखंड के बीच पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए चर्चा हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जापानी प्रतिनिधिमंडल का जापानी भाषा से शुरुआत कर स्वागत किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड भूकंप एवं आपदा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य है। आपदा प्रबंधन एवं भूकंप रोधी तकनीक के क्षेत्र में जापान राज्य का क्या सहयोग दे सकता है, इस दिशा में प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के लिए जापान से सहयोग लिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन, कृषि और हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में अनेक संभावनाएं हैं। इनको बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों की वैल्यू एडिशन कर मार्केटिंग में जापान से किस प्रकार सहयोग लिया जा सकता है, इस ओर ध्यान दिया जा रहा है। आज जहां हमने इंडस्ट्री के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में और आयुष, वेलनेस, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल्स, इन सभी पर जो एक अच्छा कोलैबोरेशन हो सकता है, उन सब पर हमने जापानी प्रतिनिधिमंडल के साथ बात करी है। इसके साथ साथ हमने जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, भूकंप रोधी जो टेक्निक है और हर साल आने वाला हमारे यहाँ पर डिजास्टर है, आपदा है, उसके संबंध में भी ज्वाइंट एक उनकी टेक्निक यहाँ पर किस प्रकार से हमारे लिए कारगर हो सकती है, उस पर भी मैंने कहा है कि हम काम करना चाहते हैं। तो उन्होंने अपनी सहमति दी कि आगे बढ़े। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 10 किलोमीटर रेस वॉक में नेशनल रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीतने वाली मानसी नेगी और एथलीट सूरज पवार ने भेंट की। मुख्यमंत्री ने दोनों एथलीट को 1-1 लाख रुपए देने की धनराशि देने की घोषणा की। साथ ही खेल विभाग की नियमावली के मानकों के अनुसार पदक जीतने पर जो धनराशि दी जाती है, इन दोनों ही खिलाड़ियों को वह धनराशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने दोनों एथलीट को आगामी खेलों की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आगे भी राज्य सरकार द्वारा ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ियों को हर संभव मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने दोनों एथलीटों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। आज मेडल लेने के बाद सुबह के टाइम सीएम सर से मैं मिली। हमें अच्छा लगा कि सीएम सर ने स्पोर्ट्स की तरह अवेयर हो रहे हैं। मेरा इस बार ही सीनियर नेशनल में गोल्ड रहा है, मैं इसका श्रेय अपनी पूरी टीम, जैसे मेरी फैमिली, मेरे कोच, इनको देना चाहूँगा, क्योंकि इसमें सभी की मेहनत है, सभी का सपोर्ट है। और जो मेरे अभी जो आगे तैयारी चल रही है, वो आने वाले जितने भी बड़े गेम हैं, एशियन गेम्स, ओलंपिक, उनकी तैयारी करनी है। और उत्तराखंड में आप देख रहे होंगे जितने भी जो भी इंडोरेंस बेस्ड रनिंग है, इंडोरेंस बेस्ड स्पोर्ट्स है, उसमें डोमिनेट कर रहा है उत्तराखंड। तो जैसा कि हमारा डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स इसके ऊपर काम भी कर रहा है कि जैसे हमारे जितने नंबर ऑफ एक्सीलेंस सेंटर है, इसको थोड़ा और बढ़ना चाहिए। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होनी है, जिसमें कई बड़े फैसलों पर मुहर लगने की उम्मीद की जा रही है। इन फैसलों पर प्रदेश की जनता की नजरें भी लगी हुई हैं। बताया जा रहा है कि महिला आरक्षण पर जहां धामी सरकार सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने के बाद हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगा चुकी है, तो वहीं महिलाओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण बरकरार रखा जाए, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से फाइनल निर्णय होने से पहले ही सरकार महिला आरक्षण को लेकर अध्यादेश लेकर आने वाली है, जिस पर कैबिनेट की बैठक में मुहर लग सकती है। तो वहीं राज्य आंदोलनकारियों को मिलने वाले 10% आरक्षण पर भी अध्यादेश कैबिनेट की बैठक में आने की उम्मीद है। देखिए, अभी चूंकि
जैसा आपने ही कहा कि टेंटेटिव ये सब कार्यक्रम विधानसभा सत्र का अभी जानकारी में आया है और 16 तारीख को यानी कि आज 14 तारीख है, 16 नवंबर को हमारी माननीय कैबिनेट की बैठक होनी है। उसमें इसमें अंतिम निर्णय होगा कि विधानसभा सत्र कब और कहाँ और कितने दिन का होगा, ये उसमें हम लोग तय करेंगे और उसके बाद ही फिर मैं आपको सारी बात बताऊंगा। पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत को मिला विधायक खजान दास का साथ, जहां खजान दास ने कहा कि तीरथ सिंह के बयान का समर्थन करता हूं। तीरथ ने प्रदेश में कमीशन खोरी को लेकर बयान दिया था। तीरथ ने कहा था कि यूपी के जमाने से चली आ रही है कमीशन खोरी। खजान दास ने जीरो टॉलरेंस की सरकार का भी समर्थन किया। जब से उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनी तब से भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग जारी है। भाजपा की सरकार ने भ्रष्टाचार के पेड़ हिलाने का काम किया है, खजान दास की तरफ से ये कहा गया। तो वहीं कांग्रेस की सरकारों ने भी प्रदेश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भ्रष्टाचार के खात्मे को लेकर काम कर रहे हैं। इसलिए भी समर्थन करता हूं कि ठीक बात है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में बनी और उस समय से लेकर के अब तक को जो कमिश्नर का जो कमिश्नर खोरी का जो एक पेड़ है, जो वृक्ष है, उस वृक्ष को हिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और काफी अधिकारी उसमें सस्पेंड भी हुए, काफी के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है, कोई जेल के अंदर भी है। तो कुल मिलाकर के इसकी जड़ें बहुत गहरी है, इसको जड़ से उखाड़ने में थोड़ा सा अभी समय लगेगा और मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि उसके खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे हैं और एक न एक दिन हम इसमें कामयाब होंगे। मैं तो इस बयान का समर्थन करता हूं, इसलिए भी समर्थन करता हूं कि ठीक बात है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में बनी और उस समय से लेकर के अब तक को जो कमिश्नर का जो कमिश्नर खोरी का जो एक पेड़ है, जो वृक्ष है, उस वृक्ष को हिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और काफी अधिकारी उसमें सस्पेंड भी हुए, काफी के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है, कोई जेल के अंदर भी है। तो कुल मिलाकर के इसकी जड़ें बहुत। जहां अब खबर देहरादून से है, जहां किस तरीके से लगातार सीएम धामी बड़ी बैठकों के जरिए ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि उत्तराखंड में विकास हो सके और विकास की धारा के लिए ही लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी काम कर रहे हैं और बड़ी बैठकों के जरिए कहीं ना कहीं योजनाओं पर मंथन भी किया जा रहा है। और इसी बीच सितारगंज से भी महत्वपूर्ण खबर, जहां सितारगंज में खास बैठकें हो रही हैं, जहां अधिकारियों के साथ बैठक कर ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक तरीके से स्थापित रहे, कानून व्यवस्था में कोई खामी ना आए। जिस तरीके से घटनाएं सामने आई उत्तराखंड में, उसके बाद से ही लगातार धामी सरकार पहले से ही सजग नजर आ रही है। तो मुख्यमंत्री धामी ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में कई बड़े फैसले लिए हैं, जहां सीएम धामी ने बुधवार को शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली, जिसमें शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के साथ शिक्षा विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए, जिसके तहत उत्तराखंड के आईएएस और पीसीएस अधिकारियों को महीने में एक दिन स्कूलों में जाकर निरीक्षण करने को लेकर फैसला हुआ है। तो वहीं जिन स्कूलों के भवन जीर्णोद्धार अवस्था में हैं, उनको ध्वस्तीकरण के निर्देश दिए गए हैं। 2300 से ज्यादा गेस्ट टीचरों के पदों पर भर्ती का भी फैसला लिया गया है। तो स्कूलों में खाली 4th क्लास के पदों को भरने पर भी सहमति बनी है, जबकि बीआरसी और सीआरसी के पदों पर भर्ती को मंजूरी मुख्यमंत्री ने दी है। NEP 2020 के लिए जो हमने लागू किया अपने प्रदेश में, क्योंकि देश का पहला राज्य है कि जिसने कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया है। तो आज बाल बाटिकाओं पे भी बात हुई है, प्राइमरी एजुकेशन पे भी बात हुई कि हमको अपने स्कूलों में 100% टीचर देने हैं। जो स्कूल हमारे नए बनाने हैं उनके लिए पैसा मुक्त भारत सरकार से भी हो गया, राज्य सरकार से भी हो गया। पूरे विभाग की समीक्षा थी और हर बिंदु पर इसमें डिस्कशन हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जैसे जो हमारे भवन ध्वस्तीकरण के करीब हैं या बिल्कुल गिरने योग्य हैं, उनमें कदाप बच्चों को न बैठाया जाए और अगर ज़रूरत पड़ती है तो किराए की बिल्डिंग लेकर के उनको शिफ्ट किया जाए। जो स्कूल के भवन खराब हैं उनको तत्काल ठीक किया जाए। इसके अलावा जो अतिथि शिक्षक हैं, अतिथि शिक्षकों के 2300 अतिथि शिक्षकों को भर्ती करने के निर्देश दिए गए हैं कि आप 2300 अतिथि शिक्षकों की भर्ती करिए। इसके अलावा हमारे जो बीआरपी सीआरपी के 950 पद हैं, 950 पदों पर भर्ती करने के निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल इसमें कार्रवाई किया जाए।
4th क्लास के जो हमारे रिक्त पद हैं करीब सारे इंटर कॉलेज में या जूनियर हाई स्कूल में, उन पदों पर उनका आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्ति की जाए। तो 2300 हमारे गेस्ट टीचर और लगभग 3000 के पास जो हमारे चतुर्थ श्रेणी के हैं, 1000 हमारे बीआरपी सीआरपी के हैं, पदों को भरने के लिए भी समयबद्ध तरीके से कार्रवाई करने का निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जो हम निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें देते हैं उसको भी ससमय उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इस बार अशासकीय विद्यालय जो हैं उनको भी उसमें जोड़ा जाएगा। अशासकीय विद्यालय के छात्रों को भी हम लोग निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराएंगे। देखिए, सराफा व्यापारी पर फायरिंग करने के मामले का हल्द्वानी पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस पूरे मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी मनोज अधिकारी को दबोच लिया है। आरोपी के पास से तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। आरोपी इससे पहले सराफा व्यापारी से 15 लाख रुपए की फिरौती की डिमांड भी कर चुका है। बता दें कि बीते 2 नवंबर को शहर के प्रतिष्ठित सराफा व्यापारी राजीव वर्मा पर 4 लोगों ने फायरिंग की थी, जिसमें 2 आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। एक आरोपी रमन कपूर अब भी फरार है, जो उधम सिंह नगर के गोलरबोर्ज का रहने वाला है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। कुमाऊं ज्वेलर्स के राजीव और पंकज वर्मा फायरिंग और रंगदारी के मुख्य आरोपी मनोज अधिकारी को आज गिरफ्तार किया गया है। ये 2 नवंबर की घटना थी, जिसमें कि इनके घर के पास से फायरिंग करते हुए अभियुक्त निकल गए थे। कुल 4 इसमें अभियुक्त थे, जिसमें से 2 को पहले ही उधम सिंह नगर के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। आज मुख्य अभियुक्त जो इसका मास्टरमाइंड था मनोज अधिकारी, उसको गिरफ्तार किया गया है। घटना का कारण जो पूछताछ में इसके द्वारा बताया गया वो आपसी रंजिश का होना था। कुछ किसी बात को लेकर इनकी कहासुनी हुई थी और उसके बाद ये कहासुनी बढ़ती गई। एसटीएफ और एसओजी की टीम ने पिछले 5 महीने से फरार चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश को पंजाब के तरन तारण से गिरफ्तार किया है। तो वहीं अब पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है। आरोपी ने गदरपुर में एक व्यक्ति पर फायर की थी। ऐसे में तब से लेकर आरोपी अपने ठिकाने बदल बदल कर भाग रहा था। आरोपी के खिलाफ 5 माह पूर्व गदरपुर थाना में आईपीसी की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले पर एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने बताया कि जून 2022 में आरोपी करणवीर संधू निवासी सकटिया बेजम लखीमपुर खीरी ने गदरपुर में अपने साथियों के साथ पैसों की लेन देन को लेकर फायर झोंक दी थी। तब से आरोपी फरार चल रहा था, जिसके बाद से थाना पुलिस द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए गए थे, लेकिन आरोपी अपने ठिकाने लगातार बदल रहा था। तो एसटीएफ की कुमाऊं यूनिट और एसओजी की उधम सिंह नगर की यूनिट दोनों जो है तालमेल से पार्टनरशिप में एक कोऑर्डिनेशन से हम काम करते रहते हैं। तो जॉइंट इनपुट था कि हमारा एक 25,000 का इनामी जो है पंजाब में छुपा हुआ है करके, इसी इनपुट पर जॉइंट टीम्स को भेजा गया। इस टीम्स को जो है डायरेक्ट मॉनिटरिंग जो है सुमित और हमारा अनुषा कर रहे थे, जो एसटीएफ और हमारा सीओ ऑप्स है, और 2 हायर लेवल पे मैं और आयुष टच में था। इस प्रकार कोऑर्डिनेशन से हमने टीम्स भेजे थे और ग्राउंड लेवल पे हमारा एसटीएफ की और एसओजी की कंबाइंड टीम्स गई थी। इन टीम्स को एक अच्छी सफलता मिला है। जहां बद्रीनाथ धाम में जोरदार बर्फबारी हुई है। धाम में कई फीट बर्फ जम गई है। सर्द हवाओं से बद्रीनाथ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बता दें कि 19 नवंबर को शीतकाल के लिए बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। मौसम विभाग द्वारा पूर्व में ही 17 और 18 को उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया गया था, जिसके बाद जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है, जिससे लोगों को बारिश और बर्फबारी में किसी प्रकार की परेशानी न उठानी पड़े। पांच महीने की वार्षिक बंदी के बाद मंगलवार को राजाजी टाइगर रिजर्व के सभी गेट पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। 15 नवंबर से 15 जून तक सैलानियों के लिए सभी गेट खुले रहेंगे। अल्मोड़ा ऐतिहासिक मल्ला महल से कलेक्ट्रेट शिफ्ट होने के बाद अब व्यापारियों का गुस्सा बढ़ने लगा है, जिसको लेकर व्यापार मंडल ने मल्ला महल में धरना प्रदर्शन किया, जिसमें व्यापारी एवं विभिन्न संगठनों ने शिरकत की है। व्यापार मंडल का कहना है कि कलेक्ट्रेट शिफ्ट होने से नगर के मुख्य बाजार में छोटे बड़े दुकानदारों का व्यापार चौपट हो गया है। वहीं मल्ला महल में अगर तहसील, कोषागार और राष्ट्रीय रजिस्ट्रार ऑफिस नहीं लाया गया तो इसकी देखरेख के अभाव में इसकी हालत खराब हो सकती है। सारा नगर के आसपास के क्षेत्र और जो हमारी ग्रामीण जनता है, सभी की यही मांग और व्यापारियों की यही मांग है कि तहसील को पुनः नगर में ऐतिहासिक मल्ला महल में स्थापित किया जाए।
आज देखिए जिस तरीके से उदय शंकर नाट्य भवन जो बना था इसकी हालत हो गई है, कहीं ना कहीं कुछ समय बाद इस मल्ला महल की भी हालत यह कर दी जाएगी। तो सरकार, शासन, प्रशासन सभी से हमारा एक निवेदन है कि तहसील को मल्ला महल में स्थापित किया जाए। उत्तराखंड में अभी भी करीब 2000 गांवों की जो सड़कें हैं वो कनेक्टिविटी से दूर हैं। राज्य में लोक निर्माण विभाग की सड़क सुधारीकरण योजना की समीक्षा करने के बाद प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग आर.के. सुधांशु ने मीडिया से बातचीत की। आर.के. सुधांशु कहते हैं कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार राज्य में जिलों से जिलों को जोड़ने वाली और आंतरिक सभी सड़कें दुरुस्त की जा चुकी हैं और अब एक ऐसी रिपोर्ट भी तैयार कराई जा रही है जिसमें पूर्व में कार्यरत पुल और पुलिया समेत ओवरब्रिज जो बहुत पुराने हो चुके हैं कि लोड कैरी कैपेसिटी को बढ़ाने में काम करना है। राज्य में ओवरऑल 100% सड़क और पुल निर्माण के लिए 7 से 8 हजार करोड़ रुपए की जरूरत है। इसके मद्देनजर एडीबी और वर्ल्ड बैंक के लिए भी प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग के मुताबिक राज्य में भारी बारिश के चलते पुल सड़कों को भारी नुकसान हुआ है। देखिए, अगर हम सड़कों की बात करें पूरे राज्य में तो लगभग पीडब्ल्यूडी और इसके अलावा भी जो अन्य विभाग हैं उनकी सड़कों को मिला दिया जाए तो टोटल 60,000 किलोमीटर है। लेकिन उसमें नेशनल हाईवे अगर देखें तो नेशनल हाईवे 3600 किलोमीटर के लगभग है और लगभग उसके बाद 30,000 किलोमीटर, लगभग 30,000-32,000 किलोमीटर पीडब्ल्यूडी के पास और जो सड़कें हैं उस तरह की। लेकिन प्रायोरिटी के हिसाब से हम लोगों ने ये तय किया था कि लगभग 3,000 किलोमीटर की सड़कें जो कि राज्य मार्ग हैं, जो कि एमडीआर्स हैं, जो कि ओडीआर्स हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, उनका लक्ष्य हम लोगों ने रखा था कि उसको पैच लेस करेंगे और लगभग 3,000 किलोमीटर के करीब। वो 3,000 किलोमीटर का हम लोगों ने अचीव कर लिया है। इसके अलावा भी 100 किलोमीटर, लगभग 3100 किलोमीटर का अचीव किया है। इसके अलावा भी अब चूँकि जहाँ जहाँ ज़रूरतें हो रही हैं उस ज़रूरतों के हिसाब से, चूँकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। शुरू में मैं कहना चाहूँगा कि देरी हुई है, लेकिन देरी इस कारण से नहीं हुई कि विभागीय अभियंताओं ने कार्य नहीं किया। देरी इस कारण से हुई कि 13 अक्टूबर तक कुमाऊं में, मैं बताना चाहूँगा कि कुमाऊं में लगातार बारिश होती रही है। उसी तरह से गढ़वाल में भी कई जनपदों में लगातार बारिश होती रही है। तो इसलिए इसका लगातार अनुश्रवण किया जा रहा है और बाकी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि यथासंभव उसको शीघ्र जितने भी और भी सड़कों पर गड्ढे हैं, पॉट होल्स हैं, उसको शीघ्र ठीक करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मैं अभी भी कहना चाहूँगा कि मतलब कई सारे सैकड़ों गांव ऐसे हैं जिसमें कि अभी भी कनेक्टिविटी की दिक्कत है। वो कई बार ऐसा होता है कि जैसे 200 मीटर तक सड़क गई हुई है लेकिन गांव से दूर है, उसको भी हम कनेक्टेड नहीं मान सकते हैं। इसी तरह से तो ऐसे कई सारे गांव हैं। निश्चित रूप से जैसे जैसे हमें वित्तीय संसाधन उपलब्ध होते हैं हम उन गांवों को कनेक्ट करने की कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।